नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोलसव्यसाहूनम्। चर्चा चल रही थी कि व्यवहार के बिना उपदेश कैसे नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उदाहरण देकर इन्होंने एग्जाम्पल से बताया आत्मा की पहचान, फिर वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है, और आत्मा की पहचान भेद करके भी समझाया और उपचार करके भी समझाया। ठीक है, फिर व्यवहार न्याय को कैसे अंगीकार नहीं करना। ठीक है, माने जो व्यवहार न्याय ने कहा वो उपचार से निमित्त की अपेक्षा आदि निरूपण किया है। अगर उसी को सर्वथा सत्यार्थ मान ले तो एकांत मिथ्यात्व होगा। ठीक है, सब वैदेही एब्सेंट है। फिर प्रश्न किया था व्यवहार ने, पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है कि अपने को भी जब तक निश्चय न ऐसे प्ररूपित वस्तु की पहचान ना हो जाए। 41 नंबर पेज नंबर 41। ठीक है, तो निचली दशा में अपने को भी व्यवहार ने कार्यकारी है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात बताई थी, व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार से समझे तब तो कार्यकारी है, और व्यवहार को ही निश्चय के समान सत्यभूत मानकर कि वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा मिथ्यात्व हो जाए, अकार्यकारी हो जाए। फिर ये चर्चा चली थी कि एक दूसरे के विरोधी हैं कि पूरक हैं। ठीक है, प्रश्न था तो पूरक विरोधी कैसे? विषयगत विरोध है, क्योंकि दो नयों के माने वो वस्तु में अनंत धर्म युगल हैं जो आपस में एक दूसरे से विरुद्ध प्रतीत होते हैं। अगर निश्चय न्याय नित्य धर्म को बताता है तो व्यवहार न्याय अनित्य धर्म को। देखिए नीचे का पैराग्राफ था, मैंने पढ़ लिया था। पेज नंबर 42 पे आइए, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। जब व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है तो वो निश्चय का विरोधी कैसे हो सकता है? अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन बनाया है, मिल गया। और अगर आप कहते हो कि इन दोनों में विरोध नहीं है तो फिर निश्चय व्यवहार का निषेध क्यों करता है? तो हम ये बता रहे हैं कि जब वो उसका प्रतिपादन करता है तो फिर विरोध काहे का? और अगर आप कहते हो कि विरोधी नहीं है तो फिर निश्चय ने व्यवहार का निषेध क्यों किया? बात समझ में आ रही? अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। तो लौकिक स्थितियों के आधार पर आपको समझाएंगे कि इसमें कोई विरोध नहीं है, कि जबकि वो उसका प्रतिपादन कर रहा है व्यवहार ने निश्चय न्याय का, तो भी निश्चय न्याय उसका निषेध कर रहा है, फिर भी आपस में पूरक हैं। लौकिक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। पहला उदाहरण लिया शतरंज के दो खिलाड़ियों का। अब शतरंज के दो खिलाड़ी हैं, उन्हें आप मित्र कहेंगे कि विरोधी हैं? हाँ, वे परस्पर पूरक भी हैं और प्रतिद्वंद्वी भी हैं। देखो जरा बेटा, पूरक इसलिए कि दूसरे के बिना खेल हो नहीं सकता। अगर प्रतिद्वंदी ना हो तो फिर खेलें किससे? शतरंज के खेल में प्रतिद्वंदी पूरक ही तो है। जब वह प्रतिद्वंदी है तो विरोधी ही है, क्योंकि विरोधी ही तो प्रतिद्वंदी होता है, आपका कंपटीटर। पूरक होने से मित्र भी है, क्योंकि मित्र भी ही तो आपस में खेलते हैं। शत्रुओं से खेलने कौन जाता है? इस प्रकार हम देखते हैं कि शतरंज के दो खिलाड़ी परस्पर मित्र भी हैं और विरोधी भी। पहला एग्जाम्पल बताया कि पूरक भी हैं और विरोधी भी हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक साथ हमारा मित्र भी हो और शत्रु यानी विरोधी भी हो। पर अपेक्षा ध्यान में रखकर गहराई से विचार करेंगे
तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? जीवन में वे दोनों मित्र ही नहीं घनिष्ठ मित्र हैं। उनमें ऐसी मित्रता देखी जा सकती है कि एक दूसरे के पीछे जान की भी बाजी लगा सकते हैं, पर खेल में प्रतिद्वंद्वी, विरोधी, शत्रु भी ऐसे कि चाहे जान चली जाए पर सामने वाले के बादशाह को शह दिए बिना ना मानेंगे, प्यादे को ही नहीं वजीर को भी मारे बिना ना रहेंगे। जीवन में वे एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं पर खेल में नहीं। खेल में तो उसे हराने की निरंतर जी जान से कोशिश करते हैं, ना करें तो फिर खेल में आनंद कैसे आएगा कि चल यार तू मेरा दोस्त है, चल कर ले, चल ले। ऐसे नहीं होता खेल, फिर खेल में मज़ा ही नहीं आएगा। खेल में खेल के प्रति ईमानदार, खेल के पक्के, और जीवन में जीवन के प्रति ईमानदार, जीवन के पक्के। जैसे दो खिलाड़ी होते हैं वैसे जिनवाणी में भी दोनों ने अपने अपने विषय के पक्के हैं। माने निश्चय ने अभेद का निरूपण करेगा, व्यवहार ने भेद का निरूपण करेगा। जिसका जो विषय है उसे वे अपना अपना विषय बनाते हैं। विषयगत विरोध के कारण वे परस्पर विरोधी भी हैं, विषयगत विरोध है। और सम्यक श्रुत ज्ञान के भेद होने से अभिन्न साथी भी हैं, क्योंकि दोनों ही सम्यक श्रुत ज्ञान के भेद हैं। इसको अंडरलाइन कर लो दोनों बातें, कि एक दूसरे के पूरक क्यों हैं, साथी क्यों हैं, क्योंकि सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं, निश्चय ने भी और व्यवहार ने भी। और विरोधी क्यों हैं कि विषय की अपेक्षा विषयगत विरोध है। तो दोनों अपने काम के पक्के हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। व्यवहार का काम भेद करके समझाना है, देखो नेक्स्ट पेज। संयोग का भी ज्ञान कराना है, वो तो अभेद अखंड वस्तु में भेद करके समझाता है। ठीक है बेटा, हेड डाउन नहीं, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? छोड़ के आऊँ? सीधे बैठो, चेयर पे बैठना है, चेयर पे बैठ जाओ। क्या करता है व्यवहार? भेद करके समझाता है, संयोग का भी ज्ञान कराता है। इसलिए वो अभेद अखंड वस्तु में भेद करके समझाता है, संयोग का ज्ञान कराता है। पर भेद करके भी वो समझाता किसको है? अभेद को। भेद कर करके किसको समझाना है? जैसे कार है, कार तो पूरी एक अभेद है, उसे समझाना है। कैसे समझाओगे? कि उसमें स्टीयरिंग होता है, ब्रेक होता है, पैडल होता है, गियर होता है, पीछे डिक्की होती है, सीट होती है। समझाना किसको है? एक अभेद कार को। उसी प्रकार भेद करके भी समझाता तो अभेद अखंड को ही है, संयोग से भी समझाता तो असंयोगी तत्व को ही है। तभी तो उसे निश्चय का प्रतिपादक कहा जाता है। लिखो प्रश्न। लिखो, व्यवहार न्याय को निश्चय का प्रतिपादक क्यों कहा जाता है? ये वाला आंसर लिखना है इसमें, ठीक है? तो निश्चय का प्रतिपादन कैसे कर रहा है व्यवहार? कि अभेद वस्तु को समझा रहा है लेकिन भेदों के द्वारा, अखंड वस्तु को समझा रहा है खंड खंड करके, असंयोगी तत्व को समझा रहा है संयोग के माध्यम से। समझ गए? याद रहेगा आपको, भूल जाओगे बेटा क्या प्रश्न और किसका क्या आंसर है। प्रश्न लिखा आपने? और निश्चय का काम व्यवहार का निषेध करना है, निषेध करके अभेद अखंड असंयोगी तत्व की ओर ले जाना है। देखो, पहले भेद किए समझाने के लिए व्यवहार ने, फिर अगर उन भेदों का निषेध नहीं करोगे तो निश्चय की प्राप्ति कैसे होगी? अभेद तक कैसे ले जाओगे? यही कारण है कि वह अपने विरोधी प्रतीत होने वाले अभिन्न मित्र व्यवहार का भी बड़ी निर्दयता से निषेध कर देता है। कौन? व्यवहार का कौन निषेध कर देता है? निश्चय ने। साथी समझकर किंचित मात्र भी दया नहीं दिखाता। यदि दिखाए तो अपने कर्तव्य का पालन कैसे करे? यदि वह व्यवहार का निषेध ना करे। कौन? निश्चय ने। अगर निश्चय ने व्यवहार का निषेध ना करे तो निश्चय के विषयभूत शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कैसे हो? आत्मा का अनुभव कैसे हो? आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए ही तो ये सारा प्रयास है। आप समझ रहे हैं इसमें जो प्रोसीजर है कि व्यवहार, निश्चय
व्यवहार ने प्रतिपादन किया निश्चय का भेदों के माध्यम से, लेकिन अब उन भेदों का निषेध नहीं करें तो निश्चय नहीं के विषय को कैसे पकड़ें? फिर व्यवहार तो हमारा मित्र है, उसका निषेध कैसे करें? अगर इस विकल्प में उलझ जावें तो फिर उसका भूतार्थपना ही नहीं रहेगा। किसका? निश्चय व्यवहार का निषेध कोई द्वेष के कारण थोड़ा ही करता है, वो निषेध्य है इसलिए निषेध करता है। उसकी सार्थकता निषेध करने में है। उसका प्रयोग भी साबुन की भांति निषेध के लिए ही होता है। साबुन का उदाहरण पढ़ेंगे हम निषेध के लिए, पहले भी बताया है। लेकिन एक उदाहरण और, एक लड़की की शादी हुई, ठीक है, अब लड़की भी रोए, लड़की के घर वाले भी रोए, खूब फूट फूट के रोए, लड़की का भाई भी रोए, ठीक है। अब वो बेचारे जमाई को ऐसा लगने लगा, जो दूल्हे राजा था, कि लगता है मैं कोई बड़ा अत्याचार कर रहा हूँ इस पर। तो उसने डिसाइड कर लिया कि आप रो मत, मैं आपकी बेटी को नहीं लेके जाऊँगा, यहीं रखो इसको। अब और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। समझ में आ रहा है? वो कह रहे हैं भाई हम इसलिए नहीं रो रहे कि इसको लेके मत जाओ, ठीक है, और तुम नहीं लेके जाओगे तो हम तो बहुत ज़्यादा रोएंगे। हम तो यही चाहते हैं कि आप इसको लेके जाओ। लेकिन फिर भी विदाई की बेला ही ऐसी है कि खुशी भी है कि चलो कलेश निपटा है, और दुख भी है, क्योंकि जो माँ बाप पिछले 6 साल से चपले घिस रहे थे कि बेटी सयानी हो गई है, इसकी उम्र निकली जा रही है, और कोई काम नहीं सूझता था, दिन रात चक्कर काटते थे, ठीक है, पत्रिकाओं को अलटते पलटते थे, हैं, कितने कितने लोगों के घर चक्कर लगाते रहते थे कि साहब कहाँ रिश्ते की बात बन जाए, नहीं बन रही थी। अब उनकी जान को कितना संकट था, तो इसलिए अब जब रिश्ता हो गया तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हमारा संक्लेश मिट गया। लेकिन फिर भी उस बच्ची के प्रति राग है, 30 साल अपने घर में रही है, ठीक है, तो राग भी परेशान करता है कि हम रोएंगे भी लेकिन इसको विदा भी ज़रूर करेंगे, और नहीं लेके जाओगे तो फिर बहुत भयंकर रोएंगे। उसकी सार्थकता इसी में है कि इसको लेके जाओ। समझ में आया? उसी प्रकार व्यवहार न्याय की सार्थकता इसी में है कि निश्चय न्याय के द्वारा उसका निषेध कर दिया जाए। निषेध नहीं करोगे तो फिर माने निश्चय के द्वारा प्रतिपादित वस्तु की प्राप्ति होने वाली नहीं है। देखो साबुन का उदाहरण बहुत सुंदर दिया इस काम के लिए। जैसे साबुन लगाए बिना कपड़ा साफ नहीं होता, और साबुन लगी रहने पर भी कपड़ा साफ नहीं होता। माने भेद भी करने हैं और भेदों का निषेध भी करना है। जब भेदों का निषेध करना है तो फिर भेद करते ही क्यों हो, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि जब साबुन हटाना ही है तो फिर लगाते क्यों हो, कि लगाना भी है, और क्योंकि लगाओगे नहीं तो मैल कैसे फूलेगा, और हटाओगे नहीं तो साफ कैसे होगा। जिस प्रकार माने कोई मूर्ख बच्चा हो, उसको समझ में आ गया यार ये तो बात सही बता दी, 50 रुपये का साबुन आता है और बेकार में वेस्ट करते, पहले लगाओ फिर उसे छुड़ाओ, तो लगाना ही बेकार है। हाँ, जिस प्रकार साबुन लगाए बिना कपड़ा साफ नहीं होता, और साबुन लगी रहने पर भी कपड़ा साफ नहीं होता। साबुन लगाकर धोने से कपड़ा साफ होता है। साबुन लगाया ही धोने के लिए जाता है, उसकी सार्थकता ही लगाकर धो डालने में है। ये कोई नहीं कहता कि जब साबुन ने आपके कपड़े को साफ कर दिया तो उसे भी क्यों निकालते हो, कि साबुन देखो कितना उपकारी है, इसने आपके कपड़े को साफ किया, कम से कम इस बेचारे को तो मत निकालो, इसे तो रहने दो इसी में। उसी प्रकार चल रहे हैं 2 मिनट है। व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं होता, और व्यवहार के निषेध बिना निश्चय की प्राप्ति, अंडरलाइन कर लो इस बात को, व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं होता, और व्यवहार के निषेध बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। निश्चय के प्रतिपादन के लिए व्यवहार का प्रयोग अपेक्षित है, और निश्चय देखो प्रतिपादन के लिए व्यवहार लगाना पड़ेगा, और उसकी प्राप्ति के लिए व्यवहार का निषेध आवश्यक है। तो इसमें प्रश्न बनेगा ऐसा कि जब निषेध ही करना है तो फिर व्यवहार से क्यों भेद करते हो। साबुन वाला उदाहरण भी आ जाएगा।
तो फिर उसका प्रतिपादन ही क्यों करते हो? यदि व्यवहार का प्रयोग नहीं करेंगे तो वस्तु हमारी समझ में नहीं आएगी, और व्यवहार का निषेध नहीं करेंगे तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। तो व्यवहार की स्थापना और उसका निषेध क्यों आवश्यक है? लिखो, व्यवहार की स्थापना और उसका निषेध क्यों आवश्यक है? तो फिर उसकी स्थापना ही क्यों की जाती है? ठीक है, माने वो प्रश्न एक जैसे से ही हैं, आप लिख लेना। व्यवहार का प्रयोग भी जिनवाणी में प्रयोजन से ही किया गया है, प्रयोजन को अंडरलाइन कर लो, और निषेध भी प्रयोजन से ही किया गया है। जिनवाणी में बिना प्रयोजन एक शब्द का भी प्रयोग नहीं होता। लोक में भी बिना प्रयोजन कौन क्या करता है? प्रयोजन मनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि प्रयोजन के बिना तो कोई बावला भी प्रवर्तन नहीं करता, तो फिर बुद्धिमान लोग क्यों करेंगे? समस्त जिनवाणी ही एक आत्म प्राप्ति के उद्देश्य से लिखी गई है। इसी उद्देश्य से निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक, और व्यवहार और निश्चय में निषेध्य निषेधक संबंध है। क्या प्रयोजन है? किस प्रयोजन से? जिनवाणी का प्रयोजन क्या है? हाँ, यद्यपि निश्चय और व्यवहार का स्वरूप परस्पर विरोध लिए सा है, तथापि निश्चय रूप अभेद को भेद करके तथा असंयोगी को संयोग द्वारा प्रतिपादन करने वाला व्यवहार जगत को निश्चय का विरोधी सा प्रतीत होता है। देखो, वो कह रहे हैं जगत में नहीं लगता, निश्चय अभेद को, तथापि निश्चय रूप अभेद को भेद करके तथा असंयोगी को संयोग द्वारा प्रतिपादन करने वाला व्यवहार जगत को निश्चय का विरोधी सा नहीं लगता, क्योंकि वह निश्चय का प्रतिपादन करता है ना। माने क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि व्यवहार तो निश्चय का विरोधी नहीं है, क्योंकि वो तो उसके गीत गा रहा है, वो तो उसका प्रतिपादन कर रहा है। लेकिन क्या लगता है कि निश्चय है ना, ये जालिम है, इसने निषेध कर दिया व्यवहार ने का। बात समझ में आ रही है? जगत को व्यवहार ने निश्चय का विरोधी क्यों प्रतीत नहीं होता? क्योंकि व्यवहार ने निषेध नहीं करता, व्यवहार ने तो उसका प्रतिपादन करता है। और निश्चय ने क्यों उसका विरोधी लगता है? क्योंकि निश्चय ने अपने ही प्रतिपादक व्यवहार का निर्दयता से निषेध करता है, तो जगत को खटकता है। क्योंकि व्यवहार का निश्चय प्रतिपादकत्व और अभूतार्थपना, ये दोनों एक साथ जगत को गले आसानी से नहीं उतरते। कि भले वो प्रतिपादन करता है लेकिन वो अभूतार्थ है, निषेध करना है उसका। जब व्यवहार निश्चय और भूतार्थ का प्रतिपादक है तो फिर स्वयं अभूतार्थ कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है। यदि स्वयं अभूतार्थ है तो वो भूतार्थ का प्रतिपादन कैसे कर सकता है? ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है। अर्थात अभूतार्थ व्यवहार द्वारा प्रतिपादित निश्चय भूतार्थ कैसे हो सकता है? अब प्रश्न ये है कि जब व्यवहार अभूतार्थ है तो वो भूतार्थ निश्चय का प्रतिपादन कैसे कर सकता है? और अगर व्यवहार अभूतार्थ है तो उसके द्वारा किया गया प्रतिपादन भूतार्थ कैसे होगा? वो भी अभूतार्थ होगा। दूसरे प्रश्न खड़े कर रहे हैं अब ये समाधान, ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। बादाम के उदाहरण से देंगे, बहुत बढ़िया, 3-4 पेजों में उदाहरण है, ठीक है। और इस प्रकार फिर ये आपका विषय लगभग समाप्त हो जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट में बताएंगे कि पक्षातिक्रांत होना है। ये भी दोनों नयों के विकल्प हैं। इन दोनों नयों के विकल्प में उलझना नहीं है, इनके पक्ष को भी छोड़कर आत्मानुभूति करनी है। गाथा 142, 143, 144 याद है, नया पक्षातिक्रांत वाली। तो वो बात करके इस वीक में ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर वगैरह हैं वो डिस्कस कर लेंगे। निश्चय नय के प्रश्नोत्तर, व्यवहार नय के प्रश्नोत्तर, इनके भेद प्रभेद, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से